हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और मैं यहां पर मिलकर डिस्कस करते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो देखते हैं आज के इस लेक्चर में हम कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स हैं केमिस्ट्री के जिन्हें डिस्कस करेंगे और उनके बारे में आज हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं आखिर कौन सा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो चैप्टर है हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का। हम शुरू कर चुके हैं इसे ऑलरेडी, राइट। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर चुके हैं। क्या क्या सीखा है हमने इस चैप्टर के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब हम टाइटल सुनते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, आखिर कार्बन ही क्यों? वाई ओनली कार्बन? कार्बन के ऊपर आखिर पूरा का पूरा एक चैप्टर क्यों बना दिया गया है? क्यों ये कार्बन इतना ज्यादा खास है, राइट, कि इसका पूरा चैप्टर ही बना दिया इसके कंपाउंड्स के ऊपर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आता है एक छोटी सी बात में कि अगर हम अपने आसपास देखें तो ऑलमोस्ट हर एक चीज, चाहे वो कोई लिविंग थिंग है या फिर कई सारी नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, जो कि इस कार्बन एलिमेंट से ही बनाई जाती हैं, राइट। ये कार्बन जो है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के अंदर, इसीलिए इसे बहुत खास बनाकर पूरा का पूरा एक चैप्टर हमने इसे डेडिकेट किया है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। सबसे पहले हम ये सीख चुके हैं कार्बन क्या है। कार्बन एक एलिमेंट है, राइट। देन हम जानते हैं कि हमने अपने एलिमेंट्स को 2 मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो आखिर कार्बन क्या है, मेटल है या फिर नॉन मेटल है? तो कार्बन है हमारा एक नॉन मेटल। ठीक है, अब ये भी जान लिया। अब अगर ये कार्बन एक एलिमेंट है तो इसका सिंबल क्या है? इसका सिंबल है C। चलिए, ये भी पता लग गया। तो अब जरा थोड़ी बातें और जान लेते हैं कार्बन के बारे में। इस कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? राइट, एटॉमिक नंबर है कार्बन का 6। जब एटॉमिक नंबर पता चल गया तो हमें ये पता चल गया कि इसके अंदर प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। कितने होंगे सोचिए जरा, एटॉमिक नंबर के इक्वल 6 होंगे, राइट। अब हमें ये देना है क्या, इस सवाल का जवाब कि आखिर इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। क्या है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? वो है 2-4, राइट। फर्स्ट शेल के अंदर हम 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हैं, वो हमने डाल दिए। देन सेकेंड शेल के अंदर 8 है मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि उसमें आ सकते हैं, पर हमारे पास बचे हैं कितने? सिर्फ और सिर्फ 4 इस कार्बन के केस में, तो हमने उन 4 को यहां रख दिया। अब देखिए जरा, ये जो कार्बन है ये अभी स्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी वैलेंस शेल कौन सी होती है आखिर? वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल ऑफ एटम। जो एटम के अंदर सबसे आउटर मोस्ट है, बाहर है, वो है उसकी वैलेंस शेल, जो कि न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर होती है, राइट। अगर हम देखें, सपोज ये किसी एटम का न्यूक्लियस है जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर रहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स
प्रोटॉन्स किसके साथ? अपने दोस्त न्यूट्रॉन्स के साथ। पर न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, राइट? सिर्फ प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सो ओवरऑल न्यूक्लियस पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, राइट? डिफरेंट शेल्स में। अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं डिफरेंट शेल्स में, अब इस न्यूक्लियस से जो सबसे ज्यादा दूर है, जो शेल इस न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है बच्चे, ठीक है, वही क्या कहलाती है? वैलेंस शेल। जो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस से दूर है, एटम में कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट एंड में, सबसे बाहर एटम के वो शेल प्रेजेंट है। कहाँ? सबसे बाहर, न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर, उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। क्यों कहा जाता है वैलेंस शेल? क्योंकि उसी में से हम अक्सर इलेक्ट्रॉन्स को निकाला करते हैं। आखिर क्यों ऐसा करते हैं वैलेंस शेल के साथ? क्योंकि वैलेंस शेल है न्यूक्लियस से दूर, राइट? न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो क्योंकि वैलेंस शेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है, तो इस शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स, जिससे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस सबसे आउटर मोस्ट शेल पे होता है सबसे कम, राइट? सबसे कम अट्रैक्शन होगा, उसी वजह से यहां से आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना होता है आसान, इजी। ओके, यहां तक सीखने के बाद हम पहुंचे आगे। अब वहां क्या हमने सीखा? वहां हमने ये देखा कि देखिए ये तो स्टेबल नहीं है, वैलेंस शेल में सिर्फ इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, लेकिन इसे क्या चाहिए? इसे तो अपना पेट भरना है ना? फुल्ली फिल्ड रहना है। आखिर फुल्ली फिल्ड के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? ये क्या चाहता है? ये चाहता है ऑक्टेट बनाना, राइट? इसे क्या चाहिए? कंप्लीट ऑक्टेट चाहिए। ओके, पूरा पेट भरा होना चाहिए, तब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ओके, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? इसे चाहिए ऑक्टेट बनाने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन्स, राइट? 4 मोर इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। अब देखिए 2 तरीके हैं स्टेबिलिटी लाने के। क्या हैं वो तरीके? देखते हैं। 2 ऑप्शन है इस कार्बन के पास। या तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दो, है ना? अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से बाहर निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स का ड्यूप्लेट बन जाएगा, वो भी स्टेबल होता है। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आप कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, राइट? उस केस में क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल में 4 + 4 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, जिससे वो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल बन जाएगा। पर जो कार्बन है वो ना पहला रास्ता पसंद करता है और ना ही दूसरा। वो कहता है दोनों ही मेरे लिए रास्ते आसान नहीं हैं, कोई तीसरा ऑप्शन बताओ जो इजी हो, वो काम मैं करूंगा। तो इसीलिए कार्बन जो है ये क्या करता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाता है। आइए देखते हैं क्या बनाता है कार्बन? कोवेलेंट कंपाउंड्स। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब आखिर कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जाते हैं। तो ये देखते हैं कोवेलेंट बॉन्ड
कैसे बनता है, लास्ट क्लास में सीखा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, राइट। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाया जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले दोनों ही एटम, जिन दो एटम्स के बीच में ये बॉन्ड बनता है, वो दोनों ही क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन लाते हैं और उन्हें बीच में रख के कहते हैं कि देखो अब या तो ना तो ये तेरा ना ये मेरा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन हम दोनों से ही बिलोंग करते हैं, हम शेयरिंग कर लेते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, राइट, स्टेबल नहीं है, इसे ड्यूप्लेट फॉर्म करना है स्टेबिलिटी के लिए। ऐसे ही एक और हाइड्रोजन एटम को बुलाएगा और कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, ये ना तो पूरी तरह इस एटम के हैं और ना ही पूरी तरह इस दूसरे हाइड्रोजन एटम के हैं। ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन जो हैं, ये इन दोनों एटम्स से बिलोंग करते हैं, क्योंकि इन्होंने शेयरिंग करी है, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन्होंने बनाया है एक कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, कोवेलेंट कंपाउंड्स में। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था जब भी कोई आयनिक बॉन्ड बनेगा वो बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ओके। अब देखते हैं कार्बन का ही केस। कार्बन हमें पता है एटॉमिक नंबर 6 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 4 है। तो कार्बन क्या कर सकता है, इसके पास है 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इसे और चाहिए, ओके। अब हाइड्रोजन आता है पिक्चर में, हाइड्रोजन के पास भी एक है, उसे भी एक और चाहिए ताकि उसका ड्यूप्लेट बन जाए, वो भी स्टेबल हो जाए। तो ये क्या करता है, हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट तो कंप्लीट हो गया, अच्छी बात है, हाइड्रोजन तो खुश हो जाएगा, चलो मेरी तो स्टेबिलिटी आई। पर अगर हम बात करें कार्बन की, देखो एक हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद अब जरा इसके काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसकी शेल में, वैलेंस शेल में अभी भी 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, इसे अभी भी 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं, 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि ये कार्बन स्टेबल बन पाए। तो ये क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की तरह ही इसके 3 और दोस्तों को बुला लेगा, ठीक है। इस हाइड्रोजन को कहेगा भाई देख, तुझे पता है तेरा भी फायदा हुआ है और मेरा भी फायदा हुआ है, राइट। तू एक काम कर, अपने 2-3 दोस्त यार और बुला ले, मैं उनका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट करवा दूंगा और साथ ही में मेरा भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो दोनों का शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके हम दोनों का ही फायदा होगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन फटाफट अपने 3 दोस्त और बुला लेगा। ठीक है, अब ये क्या हुआ, एक कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। क्या किया, इस एक कार्बन ने हाइड्रोजन एटम्स के साथ कर ली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन
और बनाए कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, इसने कितने बनाए हैं? 4। अब जरा देखिए, हाइड्रोजन्स का अपना अपना फायदा तो हो ही गया, चारों हाइड्रोजन्स का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो गया, राइट। वहीं अब कार्बन को देखिए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8, इसकी भी बल्ले बल्ले हो गई। क्या हो गई? मजे आ गए ना, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, ऑक्टेट बन गया, इसे भी स्टेबिलिटी मिल गई। तो अब ये कार्बन भी खुश और ये हाइड्रोजन भी खुश। खुश कैसे हुए हैं? कैसे स्टेबिलिटी मिली है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके, राइट। तो इन्होंने क्या किया है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाए कोवेलेंट बॉन्ड, जिन्होंने इनकी हेल्प करी है ऑक्टेट को कंप्लीट करने में, राइट। तो ऐसे ही कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है CH4, इसका नाम है मीथेन। ठीक है, तो इसी तरीके के और भी कंपाउंड्स पॉसिबल हैं, राइट। O2, H2O, वाटर, CO2। तो इस तरीके के और कंपाउंड्स जिनके अंदर बॉन्ड जो बनता है दो एटम्स के बीच में, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक इधर से आना चाहिए और एक इधर से आना चाहिए। ठीक है, वो सभी जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, उन सभी कंपाउंड्स को हम कहेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स। चलिए, यहां तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब हमें सीखनी है कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये हमें देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स में जनरली क्या होता है, देखिए, कोवेलेंट कंपाउंड्स में जनरली जो है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स के अंदर, कोवेलेंट कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, वो होता है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्यों है लो? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज weak in covalent compounds। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके अंदर वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसीलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है। अब कम का मतलब क्या है, राइट? अब अगर आप यहां देखेंगे तो कुछ कोवेलेंट कंपाउंड दिए गए हैं जिनका हमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है, जैसे कि एसिटिक एसिड एक कोवेलेंट कंपाउंड है, मेल्टिंग पॉइंट है 290 और बॉइलिंग पॉइंट है 391। अब किसी के मन में ये भी सवाल आ रहा होगा, मैम बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, ये इतना कम तो नहीं है। आप कम का मतलब समझाइए, कैसे आप इसे लो बोल रहे हो? जब हम बच्चे ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उस समय हम उसे कंपेयर कर रहे हैं विद आयनिक कंपाउंड्स। हमारे पास किस तरीके के कंपाउंड्स हैं? या तो आयनिक कंपाउंड्स या फिर कोवेलेंट कंपाउंड्स, राइट। जब हम ये कह रहे हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो है,
तो उसका मतलब है कि हम किसके कंपैरिजन में ये बता रहे हैं, आयनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स जो है उनका जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, ऑलमोस्ट इन 1000 केल्विन्स, अप्रोक्सीमेटली 1000 केल्विन्स के अराउंड ही उनका जो है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है। उस कंपैरिजन में अगर आप देखो तो उनका कितना कम है। मीथेन का देखिए, अभी हमने इससे पहले ही पढ़ा कि मीथेन कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, राइट। कार्बन हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, तब मीथेन बनता है। अब देखिए इसका मेल्टिंग पॉइंट है 90 केल्विन और बॉइलिंग पॉइंट है 111 केल्विन्स, राइट। अब ऐसे ही इथेनॉल 156 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 351 इसका बॉइलिंग पॉइंट है। क्लोरोफॉर्म 209 मेल्टिंग पॉइंट, 334 बॉइलिंग पॉइंट। तो इस टेबल से देख के पता चल रहा है कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है उनका जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो जनरली हंड्रेड्स में है, 90, 156, 209, 290, इतना ज्यादा हाई नहीं है। जबकि कंपैरेटिवली आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या बॉइलिंग पॉइंट है वो होता है इन थाउजेंड्स, अराउंड 900 केल्विन, 1000 केल्विन, इतना ज्यादा हाई होता है, राइट। अब ये मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट के डिफरेंस को हम समझते हैं। क्यों ऐसा होता है कि आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है जबकि हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है। तो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट के हाई या लो होने में किस चीज का मेन रोल है? मेन रोल है आपके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस का, कि आपके जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, राइट। अगर देखिए जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा हाई होगा हमारा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, कितना हाई होगा? जितना ज्यादा हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा हाई हो जाएगा हमारा मेल्टिंग या फिर बॉइलिंग पॉइंट भी। तो जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, तो वो आयनिक कंपाउंड्स कहाँ से बने हैं, कैसे पार्टिकल्स से बने हैं? जब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स की, राइट, तो वो आयनिक कंपाउंड्स में हमें ये समझना पड़ेगा कि ये आयनिक कंपाउंड्स बने कैसे हैं, राइट। तो हमें क्या देखना पड़ेगा? आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? वो बनते हैं आयन से, राइट, आयन से, जो कि है चार्ज्ड स्पीशीज। ओके, आयनिक कंपाउंड्स बनाए जाते हैं आयन से जिनके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है, दे आर चार्ज स्पीशीज। अब ऐसा करके देखिए, अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब यहां पर फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, राइट, इस केस में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होगा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर प्रेजेंट है, राइट। अब जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा उसका मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी हो जाएगा। दूसरी तरफ बात करें अगर कोवेलेंट कंपाउंड्स की,
तो ये कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, मॉलिक्यूल से, राइट। और इनके केस में प्रेजेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। तो इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे तो हमारा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इन आयनिक कंपाउंड्स, जबकि कोवलेंट कंपाउंड में है वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी वजह से क्या होगा, जो हमारे आयनिक कंपाउंड्स है इनका मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो रही एक प्रॉपर्टी की बात, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की। दूसरी चीज, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते? कोवलेंट कंपाउंड्स कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जबकि हमारे आयनिक कंपाउंड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब ये डिफरेंस कैसे आता है? देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वहां पर हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि गुड या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा वो जो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करने के लिए कोई पार्टिकल्स हमें प्रोवाइड करेगा, राइट। चार्ज कैरियर्स होने चाहिए हमारे पास, तभी तो वो चार्ज को कैरी करेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड की, तो इनके पास प्रेजेंट हैं आयंस, राइट, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, केटायन एंड एनायन। तो ये एक्ट करते हैं एज चार्ज कैरियर्स, ये चार्ज कैरी कर पाते हैं, इसीलिए आयनिक कंपाउंड बन जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बन जाते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वहीं दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, राइट। आयनिक कंपाउंड कैसे बना था? आयनिक कंपाउंड बनाया गया था कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तभी तो आयंस जनरेट हुए, राइट। पर कोवेलेंट कंपाउंड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, तो इस केस में कोई भी हमारे पास चार्ज कैरियर नहीं है, राइट। जैसे आयनिक कंपाउंड के पास क्या है? आयंस हैं जो कि चार्ज कैरियर हैं, बट कोवेलेंट कंपाउंड में चार्ज कैरियर नॉट प्रेजेंट, कोई हमारे पास पार्टिकल्स ही नहीं है जो चार्ज को ले जा सके, तो इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड बन जाते हैं बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब एक और प्रॉपर्टी आती है, वो क्या? वो है फिजिकल स्टेट की प्रॉपर्टी। जैसे आयनिक कंपाउंड जो हैं उनके बीच में हमने देखा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, जिसे हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के नाम से, राइट। तो उस स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रेजेंट होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड हैं वो जनरली सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स मोस्टली कैसे होते हैं? सॉलिड इन नेचर, ठीक है। सॉलिड होते हैं और ये हार्ड भी होते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पार्टिकल्स के बीच में। वहीं दूसरी तरफ कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसी वजह से ये जनरली कैसे होते हैं? या तो ये सॉलिड होते हैं, तो सॉफ्ट सॉलिड
नॉट टू हार्ड, ठीक है, वरना अदरवाइज लिक्विड और गैसियस कंपाउंड फॉर्म करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये क्या सीखा हमने, ये सीखा कि आखिर आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में फर्क क्या है, क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, राइट। क्या डिफरेंस है, देखिए हमने क्या सीखा कि आयनिक कंपाउंड और हमारे जो कोवेलेंट कंपाउंड है इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। नंबर 1 आपको याद रखना है कि ये कंपाउंड्स बने कैसे हैं, किस तरीके से बनाए गए हैं। तो आयनिक कंपाउंड फॉर्म किए जाते हैं विद द आयंस, है ना। और वो आयंस कैसे बनता है, वो आयन बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। सो आयनिक कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आयंस। वहीं अगर बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की तो वो बनते हैं फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनने की वजह से उनके अंदर प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। तो इसीलिए वो जो बनते हैं वो बनते हैं मॉलिक्यूल्स से, कोवेलेंट कंपाउंड। सो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयनिक कंपाउंड में बोलेंगे आयंस हैं, और हमारे कोवेलेंट कंपाउंड में बोलेंगे मॉलिक्यूल्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। नंबर 2, आयनिक कंपाउंड में प्रेजेंट है वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये आयंस से बने हैं। सेकेंड, कोवेलेंट के केस में वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने आयंस के बीच में है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट तो ये हो गया। थर्ड हमारे पास आता है क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, राइट। तो उन्हें तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए उसे तोड़ने के लिए, इसीलिए उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है आयनिक कंपाउंड्स का। जबकि कोवेलेंट के केस में थोड़ा वीक फोर्स है, वो जल्दी टूट जाता है, इसीलिए कोवेलेंट कंपाउंड्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। देन फोर्थ पॉइंट, आयनिक कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों है गुड, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है आयंस जो कि चार्ज कैरियर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं उस केस में दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उनके पास कोई चार्ज कैरियर ही नहीं है, ठीक है। देन फिफ्थ आता है स्टेट्स। फिजिकल स्टेट जो है हमारी आयनिक कंपाउंड की सॉलिड होती है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में सॉलिड, लिक्विड, गैसियस सभी तरीके के कोवेलेंट कंपाउंड्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो ये बात रही उन सभी कंपाउंड्स की जिनमें प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में सीखा, कोवेलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, और आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमने देख लिया है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स के बारे में। कौन कौन सी वो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन एग्जिस्ट करता है, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।